हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सरकारी विभाग की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ही लिया गया है, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में 100% हेल्पफुल साबित हो सके। जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उन्हें बता दूं कि हमारे इस परिवार के माध्यम से आप सभी को सुबह और शाम यह क्लास दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और आपका नंबर जो होगा ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू होगा। तब होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे और वैसे प्रश्न पे जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वैसे प्रश्नों पे आप सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी यहाँ पे आप सभी को शब्दों का सही संबंध बताना होगा और इस तरह से आप सभी को लॉजिक लगाना होगा कि मक्खन का संबंध जिस प्रकार दूध से है ना, तो उसी प्रकार तेल का संबंध यहाँ पे किससे होगा, किस प्रकार होगा, आप सभी को सोचना और समझना होगा। तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो भाई। तो देखो इस तरह से सोचना, हमारी बातों को समझो कि मक्खन की बात करें तो मक्खन जो बनता है ना, यानी मक्खन का जो निर्माण होता है वह किस चीज़ से होता है। तो बोलोगे सर मक्खन का निर्माण दूध से होता है। यानी मक्खन जो होता है ना वह किस से बनता है, तो मक्खन जो बनता है वह दूध से बनता है। समझो। अब उसी प्रकार हमें सोचना है तेल। तेल जो है वह किस चीज़ से बनता है, यानी किस चीज़ से निर्माण होता है। तो जिस प्रकार मक्खन दूध से बनता है, तो तेल जो है वह किससे निर्माण होता है, किससे बनता है। तो राइट आंसर होगा बीज से। किससे होता है, तो बीज से। यानी मक्खन दूध से बनता है तो तेल बीज से बनता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा 2 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई, यहाँ पे भी आप सभी को वही बताना है, शब्दों का सही संबंध। यानी सोचना होगा ठहरा हुआ का संबंध प्रवाह जिस प्रकार है, तो स्पष्टता का संबंध यहाँ पे किससे होगा और किस प्रकार होगा। तो कैसे सोचोगे, किस प्रकार से सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि ठहरा हुआ का संबंध प्रवाह किस प्रकार है। तो देखो पहले आप लोग ठहरा हुआ का समझना। ठहरा हुआ क्या होता है, जैसे स्टॉप कहते हो, रुकना, यानी रुका हुआ ठहरा हुआ। अब प्रवाह में क्या, रनिंग, यानी जो चल रहा है, यानी प्रवाह हो रहा है, यानी बह रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। इसलिए विपरीत है क्योंकि ठहरा हुआ मतलब रुकना, स्टॉप, और प्रवाह मतलब रनिंग, यानी चलना। तो वही है ठहरा हुआ का यहाँ पे विपरीत दे रहा है प्रवाह। तो उसी प्रकार स्पष्टता का यहाँ पे विपरीत क्या होगा, तो स्पष्टता उस किसे कहते हैं, स्पष्टता मतलब साफ सुथरा, जिसको कहते हैं ना सच, जो सच बोलता है, यानी स्पष्ट बोलता है, यानी साफ सुथरा बोलता है, उसका विपरीत क्या होगा। तो उसका विपरीत होगा क्या, उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं, निश्चय करना नहीं। उसका विपरीत क्या होगा, तो कपट। कपट में क्या, जो कपटी आदमी हो, झूठ बोलता हो, बहुत ज़्यादा छल करता हो, वही ना होगा। यानी जिस प्रकार ठहरा हुआ का विपरीत प्रवाह है, तो स्पष्टता का विपरीत क्या होगा, कपट होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा जो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को आसान तरीक़ा से पहुँच सके। ठीक है। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न देखो यह क्या है, तो यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और इसको हमें कैसे सोल्व करना है, तो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमें एक स्ट्रक्चर के रूप में ढाल लेना है और राइट आंसर का आसान से प्राप्त कर लेना है। समझ रहे हो ना। तो देखो कैसे, तो इस तरह से यहाँ पे क्या करा है, ए और बी जेड के बच्चे हैं। देखो ए और बी जो है ना, या ए और बी जो है वह क्या है,
तो ए और बी जो है ना वह बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं भाई? तो यह बच्चे जेड के हैं। ठीक है, मैं मान लिया जेड के बच्चे हैं। आगे करा है जेड पिता है। देखो जेड पिता है, जेड पिता है ए का। देखो जेड जो है ना वह पिता है ए का, तो जेड पिता है यानी प्लस होगा। समझ लियो। करा है जेड पिता ए का लेकिन ए पुत्री नहीं है जेड का। अब समझना, यहाँ पे पहले आप लोग प्रश्न का लैंग्वेज समझ आओगे ना, बिल्कुल आसान तरीका से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पहले स्टेप में कहा था, तो ए और बी जेड के बच्चे, यानी ए और बी दोनों जो है जेड के बच्चे हैं, मैं मान लिया। कह रहा है जेड पिता है ए का, जेड पिता ए का यानी पिता है तो पुल्लिंग प्लस होगा। कह रहा है लेकिन ए जो है पुत्र नहीं है जेड का। अब बताना, ए जो है वह पुत्र जेड का नहीं है, तो जेड का पुत्र नहीं होगा तो ये पुत्री होगी, पुत्री होगी ना, क्योंकि दोनों ये बच्चा किसका है? तो जेड का। अब जेड क्या कर रहा है? पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। ए जो है जेड का पुत्र नहीं है तो ए क्या होगी भाई? पुत्री होगी, यानी माइनस होगी। समझ रहे हो? आगे देखो, तो कह रहा है जेड तथा ए के बीच क्या संबंध है जो बताना होगा। तो अब बताना होगा कि जेड तथा ए के बीच क्या संबंध है, यानी ए जो होगा जेड होगा वह ए को क्या कहेगा भाई? वही ना, कर रहा है जेड तथा ए के बीच क्या संबंध होगा, और ए जो होगा जेड को क्या कहेगा? अगर ए है तो जेड को पिता कहेगा, ए जो है वह जेड को क्या कहेगा? पिता कहेगा। और जेड जो है वह ए को क्या कहेगा भाई? तो जेड है वह ए को पुत्री कहेगी। तो देखो, अगर ए जो है ए जेड को कहेगा पिता, देखो लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहीं पिता नहीं है, यानी क्या होगा? तो जेड जो है वह ए को क्या कहेगा भाई? तो जेड जो है ए को क्या कहेगा? तो बेटी कहेगा, पुत्री कहेगा। तो बेटी कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो इतना आप सभी को सोचना होगा कि जेड ए को कर रहा है कि ए जेड को कर रहा है। अगर यहाँ पे सोचोगे इस तरह से कि ए जेड को क्या कहेगा, तो ए जेड को पिता कहेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो जेड ए को क्या कहेगा भाई? बेटी कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस तरह से आप सभी को राइट आंसर प्राप्त करना होगा। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई? तो यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें हमें कैसे सोचना है, तो जैसे जैसे हमें कहेगा वैसे वैसे स्ट्रक्चर के रूप में ढालना है, और उसी तरह से हमें राइट आंसर प्राप्त करना है ना। तो देखो क्या कर रहा है, यदि Q का पति P है, Q का यानी Q का पति कौन है भाई? तो Q का पति P है, और P क्या है? पति है, और Q क्या है? तो स्त्रीलिंग है, और दोनों क्या है? पति पत्नी है। वही ना कर रहा है, Q का पति P है, Q का देखो पति P है, और पति है तो पुल्लिंग हुआ। इतना समझ रहे हो? आगे समझना क्या कर रहा है प्रश्न। देखो, तथा S एवं Q की माता R है। S एवं Q की माता, S यहाँ है, Q यहाँ है, और S यहाँ है, और S और Q का माता कौन है? तो S और Q की माता R है, और जब R माता होगी तो यानी स्त्रीलिंग होगी, माइनस होगी। समझ रहे हो? अब देखो प्रश्न का लैंग्वेज समझना। अब आप सभी से क्या पूछना चाहता है, तो R तथा P का संबंध क्या होगा, यानी P जो है R को क्या कहेगा? तो P कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, R कहाँ? यहाँ। यानी P जो है R को क्या कहेगा भाई? तो P जो है R को क्या कहेगा? तो सासू कहेगा, सासू माँ यानी सास कहेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या यानी क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि R का पुत्री कौन है? Q, और Q का पति कौन है? P, यानी P जो है R को क्या कहेगा भाई? तो सास कहेगा, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अब 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कर रहा है, अगर जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, और भाग का जोड़, तो इतना का मान क्या होगा? तो कैसे सोचोगे? तो इस तरह से करना, जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे हमें सोल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या है भाई? 12 है, फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे आप लोग क्या दो? भाग, और फिर क्या होगा? 4। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है? तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो, यहाँ पे क्या होगा? 12। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है? घटाव, तो यहाँ पे घटाव दो,
5। फिर देखो घटाओ, घटाओ का अर्थ क्या है गुना, तो यहाँ पे गुना 2 और 3। अब क्या करो तो इसका हल करो यानी इसका कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे तो बोर्ड मास प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाओ। समझ रहे हो? तो देखो पहले हम किसका करेंगे, भाग के करेंगे। तो जब 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तिया का 12, 3 प्लस का यहाँ पे 12 होगा, फिर माइनस का। जब मैं भाग का कर लिया हूँ तो इस बार हमें गुना का करना होगा। तो 5 गुने का 3 कितना होगा, 15 होगा ना। अब क्या करेंगे तो देखो यहाँ पे 12 और 3 कितना होगा, 15, और माइनस का कितना होगा, 15। अब दोनों को क्या करेंगे, यानी प्लस और माइनस कट जाएगा। हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा 0 होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 4। समझ गए यहाँ तक सभी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर का प्रश्न करा है, अगर जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा, आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है भाई, तो 12 है। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग 2 और फिर 2 होगा। यहाँ क्या है गुना, फिर देखो गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे आप लोग क्या दो जोड़, फिर क्या होगा 9। फिर देखो क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है घटाव, फिर यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। अब आप लोग इसका क्या करो, तो इसका हल करो और राइट आंसर का प्राप्त करो। कैसे, तो बोर्ड मास प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में क्या कर देना है, तो अंत में घटाव कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, भाग कहाँ पे है 12, 12 में 2 से क्या करना है, भाग देना है। कितना होगा, 2 छक्का 12, फिर प्लस का 9 होगा और माइनस का 4 होगा। ठीक है, अब 9 और 6 को जोड़ेंगे 15, और 15 में 4 को घटा देंगे, क्या होगा भाई, तो 11 यानी 11। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है भाई, तो देखो यहाँ पे आप सभी से करा है ना कि विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करें यानी बताना होगा इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वही ऑप्शन को क्या करना है, आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है, राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से, यहाँ पे क्या है झील है, यहाँ पे क्या है नाला है, क्या है सोता है और क्या है नदी है। अब आप सभी को बताना होगा इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन कौन है। अगर मैं बात करूँ नाला का, अगर मैं बात करूँ नदी का, अगर मैं बात करूँ सोता का, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जल का बहाव होता है, यानी जल जो होता है बहते हुए रहता है, यानी जल का प्रवाह जो क्या होता है बहते हुए रहता है। लेकिन हम जब बात करें झील की, तो झील में जो जल का प्रवाह होता है वह नहीं होता है, यानी झील में जल का प्रवाह होता ही नहीं है। झील में जो जल होता है वह स्टॉप रहता है, यानी रुका हुआ रहता है। तो यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि झील में जो जल होता है उसका प्रवाह नहीं होता है, यानी झील में जल रुका हुआ होता है। इतना समझ रहे हो सभी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या करें। इसमें भी आप सभी को क्या बताना है, विषम पहचान करना है, यानी 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें सबसे अलग ऑप्शन पहचान करना है। तो कौन होगा भाई, तो देखो अगर हम बात करें रामायण का, अगर हम बात करें महाभारत का, अगर मैं बात करूं उपनिषद का, तो ये तीनों क्या है, तो बोलोगे सर ये तीनों धर्म ग्रंथ है, यानी पवित्र ग्रंथ है। रामायण महाभारत उपनिषद क्या है, धर्म ग्रंथ है। लेकिन जब हम बात करें पंचतंत्र का, तो ये क्या है, तो धर्म ग्रंथ नहीं है। क्या है, धर्म ग्रंथ नहीं है, यानी सबसे अलग ऑप्शन होगा जो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। इतना सभी विद्यार्थी समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है,
यह जो प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है और इसमें आप सभी को कुछ पॉइंट याद रखना है इस तरह से, जैसे कि ऊपर की ओर मैं क्या कहता हूँ, उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूर्व कहता हूँ और इधर को मैं क्या कहता हूँ, पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। अब देखो क्या कर रहा है प्रश्न, हमें यहाँ पे जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। देखो कर रहा है, अगर शिव बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर 5 मील पूर्व की ओर जाता है। देखो शिव जो है एक लड़का का नाम है और वह क्या करता है, तो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु यहाँ पे मैं मान लिया ए, ठीक है, और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 5 मील पूर्व की ओर चलता है। पूर्व की ओर यानी इधर, और इधर कितना चला भाई, तो 5 मील। 5 मील कहाँ चला, तो 5 मील पूर्व की ओर चला, ठीक है। तथा वह बाएं मुड़ता है और 4 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। यहाँ से कहाँ मुड़ा, तो यहाँ से बाएं मुड़ा और बाएं किधर होगा, इधर उत्तर की ओर होगा ना। और कितना चला, तो 4 मील, यानी 4 मील कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 3 मील चलता है। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ता और बाएं मुड़ता और कितना चलता है, 3 मील चलता है और पहुँच कहाँ गया, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न का लैंग्वेज समझना कि अंत में वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो देखो अंत में किस तरफ की दिशा जा रहा है, इस तरफ, और इस तरफ दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो इस तरफ दिशा को आप लोग पश्चिम कहते हो। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर पश्चिम की दिशा, वह अंत में जा रहा है, ठीक है, समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कैलेंडर का प्रश्न है और इसमें हमें किस तरह से सोचना है। तो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग प्रश्नों का लैंग्वेज समझना, ठीक है। और जब लैंग्वेज समझ आओगे बिल्कुल ही आसान तरीका से आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो प्रश्न पहले आप लोग पढ़ो, करा है अगर कल के बाद वाले दिन सोमवार है, ठीक है, तो कल के पहले वाले दिन क्या था। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग यहाँ पे लिखना आज, यानी टुडे, आज हो गया। अब कर रहा है कि अगर कल के बाद वाले दिन, तो सबसे पहले देखो कि कल होगा कैसे, तो यानी कल के बाद वाले दिन क्या कर रहा है, सोमवार है मतलब था नहीं, था होता तो इधर जाते, लेकिन क्या कर रहा है, अगर कल के बाद वाले दिन सोमवार है यानी इधर आने वाला दिन, यानी है तो इधर होगा ना, यानी इधर कंफ्यूज नहीं होना। अगर इधर जाओगे तो क्या होगा, था, लेकिन यहाँ पे कर रहा है, तो यानी आज के बाद वाले दिन, यानी आज के बाद वाले दिन क्या होता है, तो आज के बाद वाले दिन कल होता है, यानी यह कौन सा दिन है, तो कल होगा। और कल के बाद वाले दिन कर रहा है, प्रश्न पढ़ो ना, कर रहा है अगर कल के बाद वाले दिन सोमवार है, यानी कल के अगले दिन, यानी कल के बाद वाले दिन कौन सा है, तो कल के बाद वाले दिन यहाँ पे सोमवार है, सोमवार है, यानी सोमवार है। अगर रहता कल के बाद वाले दिन सोमवार था तो ये होता सोमवार, क्योंकि था पास्ट में चल जाता, लेकिन क्या कर रहा है कि कल के बाद वाले दिन सोमवार है तो ये होगा। कंफ्यूज आप लोग नहीं होना, समझ रहे हो ना। तो यानी ये हो गया और ये वाला दिन कौन सा है, तो सोमवार। अब प्रश्न क्या कर रहा है समझना, प्रश्न कर रहा है तो कल के पहले वाले दिन क्या था, यानी कल के पहले वाले दिन क्या था। देखो था है तो पीछे जाना है, अगर पूछता है तो ये होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रश्न जो है ना कर रहा है कि कल के पहले वाला दिन कौन सा था, तो ये वाला दिन क्या होगा जो बताना है, ये ना बताना है। तो देखो ये सोमवार है तो इससे पहले एक दिन को क्या हुआ होगा भाई, तो यहाँ पे ये कौन सा होना चाहिए, ये रविवार होना चाहिए, और रविवार से पहले क्या होना चाहिए, तो रविवार से पहले शनिवार होना चाहिए। और प्रश्न क्या पूछा है, तो कल के पहले, कल ये हुआ और कल के पहले कौन सा दिन था, यानी ये कौन सा दिन था, तो शनिवार। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी शनिवार होगा, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
समझ रहे हो। तो इस तरह से आप लोग को समझना, हमें पता है कि आप लोग कहाँ कन्फ्यूज होंगे, इसीलिए मैं आप सभी को सभी कन्फ्यूजन दूर करते चलना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, या भी देखो कैलेंडर वाले प्रश्न है। यहाँ पे कर रहा है कि यदि आज मंगलवार है, ठीक है, आज कौन सा दिन है, मंगलवार, तो 56 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे सोचोगे, तो देखो यहाँ पे कौन सा दिन करा, 56 दिन बाद, यानी यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो इस 56 में आप लोग 7 से भाग दे दो। क्यों, तो देखो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, बोलोगे सर 7 दिन होता है, यानी कि अगर आज जो दिन है तो 7 दिन बाद क्या होगा, फिर वही दिन होगा, फिर अगले 7 दिन बाद वही दिन होगा ना। तो देखो इसमें हम इसीलिए 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग दोगे कितना होगा, 7 का 56, यानी क्या हो गया, तो पूर्ण रूप से कट गया, यानी कोई शेष नहीं बचा, कोई दिन रेंडम नहीं बचा। यहाँ पे कोई दिन शेष नहीं ना बचा, यानी सभी दिन क्या हो गया, कट गया। जब पूर्ण रूप से कट जाए तो यानी जो 56 दिन बाद होगा ना, वह कौन सा दिन होगा, तो वह मंगलवार ही होगा। कौन सा दिन होगा, अगर शेष ना बचे तो कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर यहाँ पे 1 दिन बचता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी शेष बचता तो यह मंगलवार में यहाँ पे जुड़ जाता। 1 दिन बचता तो 1 दिन, 2, 3 दिन, यानी जितना शेष बचता उतना जुड़ जाता। समझ रहे हो। लेकिन जब शेष ना बचे तो जो दिन है वही होगा, यानी पूर्ण रूप से कट गया, यानी मंगलवार ही होगा। समझ गए हो। चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई, इसमें करा है श्रृंखला को पूरा करें, यानी श्रृंखला को पूरा करना है, बताना है कि यह देखो सीरीज वाले प्रश्न है। क्या चीज़ वाले प्रश्न है भाई, सीरीज वाले प्रश्न। और इसमें आप सभी को बताना है कि अगला पद जो होगा ना वह क्या होगा। कैसे सोचोगे, तो देखो सबसे पहले देखो यह सीरीज किस प्रकार का है, बोलोगे सर सीरीज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है, अगर मैं 4 से 5 चलता हूँ +1 होता है, 5 से 9 चलता हूँ +4 होता है, और फिर 9 से 18 चलता हूँ +9 होता है, और इस तरह से चलता हूँ, तो कोई कुछ दिख रहा है, तो बोलोगे सर कोई कुछ यहाँ पे लॉजिक पता नहीं चल रहा है। तो हमें कुछ अलग तरीक़ा से सोचना पड़ेगा। किस तरह से, कि 4 से 5 जाना है क्या करना है, और 5 से 9 जाना है क्या करना है। तो देखो अगर आप लोग इस तरह से सोचते हो, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाते हो, जैसे कि अगर 4 से 5 जाना चाहते हो तो क्या करते हो, तो अगर इस 4 में 1 का स्क्वायर करके जोड़ देते हो तो क्या होता है, देखो 5 आ जाता है। बोलोगे जी सर, यानी 4 में 1 का स्क्वायर करके जोड़ते हो, इस तरह से समझना कि यह जो 4 है ना, क्या करते हो, तो 4 में क्या कितना जोड़ते हो, 1 का स्क्वायर जोड़ते हो। देखो 1 का स्क्वायर 1, और 1 + 4 कितना होता है, 5 हुआ ना, यानी यहाँ पे 5 आ गया। फिर इस 5 में फिर क्या करते हो, इस 5 से आप सभी को 9 लाना है, तो इस 5 में क्या करते हो, तो आप लोग 2 का स्क्वायर जोड़ देते हो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता भाई, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 देखो 9 हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ पे 9 से आप लोग क्या करते हो, तो 9 से 18 लाना चाहते हो तो क्या करते हो, तो 9 में अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और जोड़ देते हैं, 3 का स्क्वायर जोड़ते हैं, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 में 9 जोड़ोगे देखो 18 आ रहा है ना। बोलोगे जी सर आ रहा। अब उसी प्रकार आप लोग क्या करते हो, तो 18 से 34 लाना चाहते हो तो क्या करते हो, तो इस बार हम 4 का क्या करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब 16 और 18 जोड़ेंगे, देखो 34 आ रहा है। बोलोगे जी सर आ रहा है। 16 और 18 8 6 14, और 1 1 2 1 3 34 आ गया। तो इस बार हमें क्या करना है, तो इस बार हमें 5 का स्क्वायर करना, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और जब 34 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा भाई, तो 34 में 25 जोड़ोगे 5 4 9 और 3 और 2 5, यानी 59 आया। क्या आया,
59 आया। तो हम यहाँ पे किस तरह से लॉजिक लगाएं, आप लोग समझ पाए हो? तो देखो इसमें प्लस का जोड़ें, यानी +1 यानी 1 का स्क्वायर जोड़ें, 4 में तो 5 आया। फिर यहाँ पे क्या किए तो 2 का स्क्वायर जोड़ें, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जोड़ें, तो यानी अगला पद हमें क्या प्राप्त हो गया, तो हमें 59 प्राप्त हो गया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो? तो किस तरह से लॉजिक लगाए इस प्रश्न में, तो यानी सभी का 1 स्क्वायर के, 2 स्क्वायर के, 3 स्क्वायर के, इस तरह से सीरीज चलता गया और जोड़ते गए, हमारा राइट आंसर प्राप्त हो गया। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है। तो देखो अगर हम बात करें यह प्रश्न, तो यह भी प्रश्न देखो सीरीज का, और यह भी देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। लेकिन किस तरह से बढ़ रहा है यहाँ पे आप लोग को देखना होगा। तो देखो पहले सबसे छोटा अंक, फिर बड़ा, और फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और यहाँ पे जो लाना है वह और बहुत बड़ा संख्या लाना है। जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आप लोग यह समझना कि इसमें कहीं ना कहीं वर्ग किया है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर किया है, तभी तो इतना बड़ा आएगा संख्या। ऐसे तो अंतर और जोड़ने के बाद इतना संख्या नहीं आएगा, कहीं ना कहीं इसमें वर्ग किया या स्क्वायर किया। तो अगर मैं सबसे पहले इसमें गुना देखता हूँ, गुना करने के बाद अगर लॉजिक ना लगे तो अभी तो हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, लेकिन पहले हम गुना करके देखते हैं। तो देखो अगर मैं 3 से 6 जाता हूँ तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो 3 में अगर गुना का 2 करते हैं तो 3 दूना का 6 आ गया। 6 से 18 में जाता हूँ तो क्या करता हूँ, 6 तिया का 18 आ गया। 18 से मैं 72 जाना चाहता हूँ, क्या करता हूँ, गुना का 4, 18 चौका 72 आ गया। और जब 72 से मैं आगे जाना चाहता हूँ तो क्या करना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे 5 गुना करना पड़ेगा। यानी जब देखो गुना का 2, गुना का 3, गुना का 4, तो इस बार हमें कितना करना चाहिए, गुना का 5। और जब 72 में गुना का 5 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 5 दूना का 10, बाकी 1 और 7 बचे 35 और 1 36, यानी 360। यानी कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर देखो 1 है। यानी इसमें क्या लॉजिक लगाना कि गुना का 2, गुना का 3, गुना का 4, गुना का 5 इस तरह के सीरीज में चलें तो हमारा राइट आंसर 360 यानी 360 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ गए यहाँ तक? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 15 नंबर का प्रश्न समझना। या देखो क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, और इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे, तो जैसे जैसे हमें कहेगा वैसे वैसे क्या करना है, सोचना है। तो देखो करा, यदि 2 को M से, 5 को K से, 9 को D से, 4 को F से तथा 3 को H से लिखा जाता है, तो इतना को कोडवर्ड क्या है, यानी इतना को कैसे लिखोगे, वही ना करा है। तो देखो क्या है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, 3 है, 5 है, 4 है और 2 है। इतना का हमें क्या बताना है, कोडवर्ड। तो देखो 9 का कोडवर्ड क्या है भाई, तो देखो 9 को D लिखा जाता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, D होगा ना। फिर देखो 3 को क्या है, तो देखो 3 को H से लिखा जाता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, H। फिर देखो 5 को K से लिखा जाता है, यानी क्या होगा, यहाँ पे K होगा। फिर देखो 4 कहाँ, 4 को K से लिखा जाता है, F से। फिर देखो क्या है 2 को M से, यानी 2 को किस से लिखा जाता है, M से। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आया इसका कोडवर्ड, तो DHKFM जो है आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो DHK देखो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो क्या कर रहा है भाई, 17 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कर रहा है, तो देखो कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी यह प्रश्न आपसे भी से कहना चाहता है ना कि यहाँ पे शब्द दिया गया है, इतना का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो
नहीं बनाया जा सकता है जो करा, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा रहा है उसका चयन करना होगा। कैसे? तो इस तरह से देखो, हमें क्या करना है, वह ऑप्शन खोजना है जो नहीं बनाया जा सकता, यानी ऑप्शन 1 से चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, GET, देखो G है, E है और T है, यानी ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो क्या है, TOUGH, TOUGH, T है, O है, देखो इसमें कहीं भी O नहीं है, यानी क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनाया जा सकता है और यही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि करा है जो नहीं बनाया जा सकता ऑप्शन उसका चयन करें, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनाया जा सकता। अगर ऑप्शन 3 और 4 को भी चेक करना चाहते हो तो देखो ये भी बनाया जा सकता है। ये भी कैसे, DATE, देखो D है, A है, T है और E है, बन सकता है। HURT, देखो H है, U है, R है और T है, ये भी बन सकता है। यानी कौन नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है नहीं बन सकता है और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। यह प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है भाई। तो कैसे करा है, वैसे वैसे हमें करना है। तो देखो करा है, सभी ग्रह चंद्रमा है, यानी जितना भी ग्रह है ना, यह जितना भी क्या है, ग्रह है, यह क्या है, तो यह सभी ग्रह जो है वह क्या है, तो सभी ग्रह चंद्रमा है यानी मून है। सभी ग्रह क्या है, चंद्रमा या मून है। अब करा है सभी चंद्रमा तारे हैं, या जितना भी चंद्रमा है ना, या जितना भी मून है, सभी चंद्रमा क्या है, तो तारे हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, तारे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे आना है। आखिर निष्कर्ष क्या कर रहा है, तो देखो निष्कर्ष ये कर रहा है, सभी चंद्रमा ग्रह है। सभी चंद्रमा कहाँ, ये वाला गोला क्या है, तो सभी चंद्रमा मून का है, और ग्रह कहाँ, ये है। अब बताओ कि ये बड़ा वाला जो गोला है, ये बड़ा वाला गोला इस ग्रह के अंदर है नहीं ना है, लेकिन यह क्या कर रहा है, कर रहा है सभी चंद्रमा ग्रह है, तो यह बड़ा वाला इस ग्रह के अंदर है नहीं है, यानी क्या है, ये गलत निष्कर्ष है। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। कर रहा है सभी ग्रह तारे हैं, तो यह सभी ग्रह देखो कहाँ, यहाँ है, सभी ग्रह यहाँ, और तारे कौन सा, बड़ा वाला ये गोला। अब देखो कर रहा है सभी ग्रह, या जो सभी ग्रह है वह तारे के अंदर है, तो बिल्कुल है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 जो होगा बिल्कुल सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 जो है आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, यह क्या कर रहा है भाई, यह भी देखो कथन निष्कर्ष वाले हैं। तो देखो कह रहा है सभी आदमी कुत्ते हैं, यहाँ पे देखो सभी मैन, MAN, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, और सभी आदमी क्या है, या सभी आदमी जो है ना वह कुत्ते हैं, यानी क्या है, तो सभी आदमी जो आ जाएगा कुत्ते के अंदर आ जाएगा, आ गया। अब कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी जितने भी यहाँ पे कुत्ते हैं ना, यह सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं, यानी इस तरह से यहाँ पे बिल्लियां हो गई। ठीक है, सभी कुत्ता क्या है, तो बिल्लियां है, समझ गए। अब आप लोग समझना निष्कर्ष पे आ जाओ क्या करा है। निष्कर्ष ये करा है सभी आदमी बिल्लियां हैं, सभी आदमी देखो कहाँ, यहाँ है। ठीक है, और सभी आदमी देखो इस बिल्लियां के अंदर है, इस बड़ा गोला के अंदर है, बोलोगे जी सर, यानी क्या होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही होगा, सॉरी निष्कर्ष 1 जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब हमें क्या करना है, निष्कर्ष 2 को देखना है। तो निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है, कर रहा है सभी बिल्लियां आदमी हैं। अब बताओ कि यह जो सभी बिल्लियां हैं, ये बड़ा वाला इस आदमी के अंदर है नहीं ना है, लेकिन कर रहा है सभी बिल्लियां आदमी है, इसलिए क्या होगा, निष्कर्ष 2 गलत होगा। वनली वन केवल और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है भाई। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यह सीटिंग अरेंजमेंट का है। यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारों से 8वां हूँ
तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है। देखो यह एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है और कह रहा है ना कि एक पंक्ति में अगर इधर से भी 8वां है, ठीक है, और इधर से भी 8वां, यानी इधर से भी 8वां स्थान है और इधर से भी 8वां स्थान है, तो बताना है कि इस पंक्ति में टोटल यानी ओवरऑल व्यक्तियों की संख्या कितना है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं जो बताना होगा। कैसे यहाँ पे सोचोगे, किस प्रकार से सोचोगे, तो देखो इस तरह से समझना कि यहाँ पे 8 व्यक्ति इधर से और 8 व्यक्ति इधर से, तो बोलोगे सर 8 और 16 व्यक्ति, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा यानी 15 व्यक्ति। बोलोगे सर 1 माइनस क्यों की हो, तो 1 माइनस इसलिए हुआ है कि देखो इधर से जो 8वां व्यक्ति है यही व्यक्ति है और इधर से भी जो 8वां व्यक्ति यही व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को आप लोग 2 बार काउंट कर रहे हो, इसलिए आप लोग 1 बार घटा दोगे, यानी 16 में 1 घटाओगे 15, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर इस भाट वाले जगह पे क्या होगा, किस प्रकार होगा। आप सभी को सोचना है, समझना है और बताना है। कैसे सोचोगे समझोगे, तो देखो इस तरह से समझना, जिस प्रकार यहाँ पे 2 हुआ है तो उसी प्रकार यहाँ भी राइट आंसर होना चाहिए ना। तो इसके लिए पहले हमें इस वाले में, इस घर वाले में हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। कैसे, तो इस तरह से कि देखो 2 से 6 हुआ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो 2 से 6 हुआ, तो किस प्रकार से हुआ, तो इस तरह से हुआ कि 2 से 6 होने के लिए क्या किया, तो गुना का 3 किया, तो 2 में गुना का 3 किया तो 2 तिया का 6, देखो 6 हो गया ना। अब इसी प्रकार 6 से 24 होने के लिए क्या होगा, तो 6 से 24 होने के लिए गुना का 4 किया, तो 6 चक्का 24, देखो हो गया ना। अब जब 24 से 120 होने के लिए क्या करेगा भाई, तो 24 से 120 होने के लिए गुना का 5 करेगा, तो 24 पचे का 20 से 120 हुआ ना। बोलोगे जी सर, यानी गुना का 3 किया, 2 गुने का 3 6, 6 गुने का 4 24 और 24 गुने का 5 120। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हमें सोचना होगा कि यहाँ पे हम कौन सा संख्या रखें, उसमें हम 3 गुना करने पे 9 आ जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 गुने का 3 9 हो गया, और फिर 9 गुने का 4 करेंगे, 9 चौका 36, और 36 गुने का क्या करेंगे 5, तो 36 गुने का 5 180 आ गया। यानी यहाँ पे जो वाट के जगह वह कौन सी संख्या हम रखें, तो यहाँ पे हम रखें 3, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 22 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, यहाँ पे कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर यहाँ भी बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा। तो इस भाट के जगह इस प्रकार होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 20 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 24 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आना चाहिए ना। तो कैसे आएगा भाई, तो देखो इस तरह से आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस 5 और 4 को जोड़ते हैं तो 5 और 4 देखो 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। बोलोगे जी सर, और अगर मैं इस 5 और गुने का 4 करता हूँ तो 5 गुने का 4 20, देखो आ रहा है। अब इसी प्रकार से 8 प्लस का 3 करते हैं तो देखो 8 3 11, और 8 गुने का 3 करते हैं तो 8 तिया का 24। 9 प्लस का 4 देखो 9 4 13, और 9 गुने का 4 करते हैं तो 9 चौका 36, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 36 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 23 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई, इसमें आप सभी से पूछना चाहता है यहाँ पे कि नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें, यानी बताना होगा यहाँ पे
कि गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी में आप सभी को अर्थपूर्ण कर्म में बताना है सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। आप सभी को इस तरह से सोचना होगा और समझना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचोगे कि देखो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले जनसंख्या होगा यानी 2 नंबर। जनसंख्या हो गया, हुआ ना। जनसंख्या के बाद क्या होगा भाई, तो जब जनसंख्या होगा तो फिर क्या होगा, बेरोजगारी होगा। जनसंख्या होने के बाद क्या होगा, तो जनसंख्या होने के बाद बेरोजगारी होगा। बेरोजगारी होगा ना। बेरोजगारी होने के बाद फिर क्या होगा, तो जब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगा तो फिर क्या होगा, गरीबी होगा यानी गरीबी आ जाएगा यानी 1 नंबर। गरीबी आने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो जब गरीबी आएगा तो फिर क्या होगा, बीमारी फैलेगा यानी बीमारी होगा यानी 5 नंबर। और जब बीमारी होगा तो क्या होगा भाई, तो मृत्यु होगा यानी 3 नंबर। यानी फाइनल में देखो क्रमबद्ध चलना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो जनसंख्या वृद्धि हुआ ना, बहुत सारा जनसंख्या होगा। और जब जनसंख्या होगा तो फिर क्या होगा, बेरोजगारी, बेरोजगारी होगा तो गरीबी, गरीबी होगा तो फिर बीमारी, और बीमारी होगा तो फिर मृत्यु। यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 4 1 5 3 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझिए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 24 नंबर का प्रश्न समझने। यह प्रश्न क्या करा, यह प्रश्न देखो डाइस का है यानी 2 डाइस दे रखा है, इसका कुछ स्थितियां दे रखा है ना। अब प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है, तो करा ए के अंकित सतह के विपरीत सतह कौन सा अक्षर आएगा। देखो हमें बताना है कि ए, या जो ए है ना, इसका विपरीत क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो जब भी 2 पासा दे दिया जाए और किसी भी स्थितियां की विपरीत स्थिति पूछे ना, तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले देखना इन दोनों डाइस में कॉमन स्थिति कौन सा है। कॉमन मतलब जो एक समान हो। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे F और यहाँ पे F दोनों क्या है, कॉमन है। और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। तो जहाँ से कॉमन मिलेगा ना, वहाँ से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चला दो। जैसे यहाँ से इस तरह से घड़ी की दिशा में चल जाओ, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे घड़ी की दिशा में, इस तरह से चल गए हो। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, तो आप लोग को इस तरह से लिखना है, यहाँ पे क्या चले हो, F से, तो यहाँ पे F होगा। F के बाद क्या आया भाई, तो A, तो यहाँ पे A होगा। A के बाद क्या आया भाई, तो B, तो यहाँ पे क्या होगा, B होगा ना। फिर देखो यहाँ पे क्या है F, तो यहाँ पे F होगा। F के बाद देखो क्या आया, E आया, तो यहाँ पे क्या होगा, E होगा। और E के बाद देखो क्या आया, D आया, तो यहाँ पे क्या होगा, D होगा ना। अब यहाँ पे क्या करो, तो इस तरह से समझो कि देखो B का उल्टा D और D का उल्टा B होगा, A का उल्टा E और E का उल्टा A होगा। अब बोलोगे सर F का उल्टा क्या होगा, F तो दोनों समान है। तो इस तरह से समझना कि एक पासा में 6 स्थितियाँ होता है। 6 स्थिति से ज़्यादा वाला पासा देखे हो, नहीं ना। यानी एक पासा में 6 ही स्थिति होता है। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे A का भी प्रयोग किया गया है, B का प्रयोग किया गया है, D का भी प्रयोग किया गया है और F का प्रयोग किया गया। और किसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसके अनुसार और ऑप्शन के अनुसार देखो C का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी F का अपोजिट C है। लेकिन हमें F और C से मतलब नहीं है, हमें किस से मतलब है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि A अंकित सतह का विपरीत। तो देखो A कहाँ, यहाँ है, और A का विपरीत क्या है, E है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी A का विपरीत क्या है, तो E है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो A का उल्टा E दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 25 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 25 नंबर का प्रश्न करा है ना कि महिलाएं, मैनेजर और वकील, इन तीनों का वह ऑप्शन चयन करना है ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कौन सा ऑप्शन आप सभी को चयन करना है, इसमें आप सभी को सोचना होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, किस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, किस प्रकार होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में करना।
और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचना ही अति आवश्यक है अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।